नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत में जाति बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस पर कोई चर्चा करना, इसको हाथ लगाना, इससे कोई छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ का मतलब है बिजली के नंगे तार को छूने जैसा। जो भी छुएगा वो समस्या में आएगा। आपको याद है 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। उनकी पार्टी के कितने टुकड़े हुए आज तक कोई समेट नहीं पाया। तो उसका लाभ दूसरे लोगों को ज़रूर मिला। उसका लाभ एक वर्ग के मतलब पिछड़ा वर्ग का जो अपर लिमिट में थे, जो क्रीमी लेयर थी, उसको मिला। लेकिन पूरे पिछड़े समाज को उसका लाभ मिला हो, ऐसा आज तक नहीं हो पाया। 2023 में हम ये बात कर रहे हैं, यानी 33 साल में, 3 दशक में जो उसका उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया। अब अलग अलग जगहों से देश में कास्ट सेंसस की मांग हो रही है। दरअसल ये परेशानी राजनीतिक है, सामाजिक नहीं है। जो लोग कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं वो उनको कोई सामाजिक सरोकार उनका उस तरह का नहीं है। समाज में विषमता दूर करने या सामाजिक सौहार्द बढ़ाने या फिर जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने या बराबरी पर लाने, ऐसी कोई मंशा नहीं है। उनको गिनती करनी है जिससे उनकी राजनीति चमक सके। अब बिहार में कास्ट सेंसस की बात हो रही। पहले हाई कोर्ट ने रोक लगाई, फिर इजाज़त दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्थगन आदेश देने से मना कर दिया। तो कास्ट सेंसस चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब आपके पड़ोसी को मालूम है कि आपकी जाति क्या है, तो सरकार अगर पता कर रही तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है ये पूछना है आपको, ये जानना है मिलॉर्ड, तो पहले जाइए कर्नाटक। वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से पूछिए। 2013 में कर्नाटक में सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार ने, जैसे आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बढ़ चढ़कर जो है कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं, उसका समर्थन करने वाले भी लोग हैं, और अब तो कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर रही है ऐसी मांग का। तो सिद्धरमैया की भी राजनीति यही थी। उनकी अहिंदा की राजनीति पर वो पूरे जीवन जो है उन्होंने जो राजनीति की। अहिंदा का मतलब माइनॉरिटी, ओबीसी और दलित, ये 3 समाज को मिलाकर उन्होंने जो राजनीति की, देवराज अरस के समय से शुरू हुई थी। इसकी जो है शुरुआत की थी देवराज अरस ने, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे। उन्हीं के शिष्य हैं सिद्धरमैया। उसी नीति पर चले। तो उन्होंने आते ही जो है सरकार में आते ही कहा कि कास्ट सेंसस कराएंगे। करा दिया। रिपोर्ट आ गई 2015 में। 2018 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2019 में साझा सरकार बनी। मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन उनकी पार्टी सरकार में शामिल थी। उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का साहस नहीं जुटा पाई राज्य सरकार। अब फिर 2023 के चुनाव में ये वादा किया कि हम सरकार में आए तो आते ही जो है कास्ट सेंसस की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक कर देंगे। 4 साल तक बीजेपी से पूछते रहे कि भाई कास्ट सेंसस हमने कराया था, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्यों डर रहे हैं? क्या डर है आपको? क्यों उसको छुपा रहे हैं? ये सारे सवाल करते रहे। तो विपक्ष में रहकर सवाल करना आसान होता है, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो उन्हीं सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इस बात का एहसास हो रहा है सिद्धरमैया को। अब सिद्धरमैया के सामने समस्या है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें कैसे। अब आप कहेंगे इसमें क्या समस्या है भाई? अगर उन्होंने एक कास्ट सेंसस करवाया, उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए, जो स्वाभाविक बात है। लेकिन उसको सार्वजनिक करने का विरोध उनके विरोधी नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर से हो रहा है। अगर उसको सार्वजनिक किया तो इस बात की पूरी आशंका है कि कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी और प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, जो पूरी सामाजिक समरसता को बिगाड़ देगा। तो इतनी विस्फोटक है वो रिपोर्ट लीक हो चुकी है, और जो लीक हुआ है हिस्सा, उसके मुताबिक आपको मालूम है कि कर्नाटक में 2 प्रभावशाली समुदाय हैं, लिंगायत और वोकालिगा। दोनों, आपको बता दें, ये पिछड़ा वर्ग में आते हैं। इनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था है। दोनों के बारे में कास्ट सेंसस की जो लीक रिपोर्ट है,
उसकी कहीं से कोई पुष्टि नहीं हो सकती, कोई पुष्टि नहीं कर रहा। ये मज़े की बात यह है कि इस सेंसस की रिपोर्ट में क्या है ये कांग्रेस जानती है, ये जेडीएस जानती है, ये बीजेपी जानती है, बस नहीं जानते तो हमको आपको जो जानकारी है वो लीक रिपोर्ट जो है उसके आधार पर है, और उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए वो पुष्टि करता है उसकी। इस रिपोर्ट के मुताबिक लिंगायत और वोकालिगा समाज की जो आबादी बताई जाती है, आबादी में जो प्रतिशत बताया जाता है, जो हिस्सा बताया जाता है, उतना नहीं है, उससे कम है। अब बात को समझिए, उससे कम का मतलब आरक्षण में कमी। आरक्षण में कमी का मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन में कमी उस समाज के लोगों का, सरकारी नौकरियों में भर्ती में कमी, और उसका क्या सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा पूरे प्रदेश पर, उस समाज के लोगों पर, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है सिद्धरामैया ने। अब उनसे कुछ हो नहीं रहा है। ये ऐसा मामला है जो वो निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। तो उसका एक बीच का रास्ता निकाला टाइम बाई करने के लिए, कि थोड़ा समय मिल जाए सोचने के लिए क्या करें। तो उसके लिए एक कमेटी बना दी गई। तो कर्नाटक में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। अब ये कास्ट सेंसस की रिपोर्ट इनको दी गई है, इस संस्था को दी गई है, और इसके जो एकेडमिक्स हैं, जो एकेडमिशियन हैं, वो जो है इसकी वेटिंग करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। अब समीक्षा में वो देखेंगे कि किस कास्ट को कितना वेटेज दिया जाए। अब इस पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि बैकवर्ड कास्ट कमीशन जिसने ये सेंसस किया वो एक संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और संसद के पास कानून से बनी हुई संस्था है। उसके ऊपर कोई निजी संस्था कैसे उसकी रिपोर्ट के ऊपर कोई रिपोर्ट दे सकती है? उसका अधिकार क्या है? अब उसके अधिकार को लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन सिद्धरामैया सरकार को इस समय सबसे अच्छा उपाय यही लग रहा है कि इस मुद्दे को जितना टाल सके उतना टालें। कितना टाल सके? सरकार को लगता है कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक टालें। अब आप जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं बिहार में कास्ट सेंसस पर, उनको ये चेतावनी है। सिद्धरामैया का उदाहरण देख लें। सिद्धरामैया जो कुछ उन्होंने किया वो अब उनके ऊपर ही लौट कर आया है। इसी को कहते हैं कर्मा, किसी को छोड़ता नहीं है। तो उनके ऊपर जो लौट कर आया है वो ये बता रहा है कि उनके लिए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना कठिन है, लागू कराने की बात तो दूसरी है। वो तो लागू कराने की बात कर रहे हैं कि सरकार इसको एक्सेप्ट करेगी। ये घोषणा की चुनाव के दौरान। लिंगायत और वोकालिगा समाज के जो लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, उन्होंने धमकी दी है मुख्यमंत्री को कि अगर इस रिपोर्ट को लागू किया गया तो हम पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब क्या ऐसे आंदोलन के लिए राज्य सरकार तैयार है? क्या बिहार इसके लिए तैयार है? दरअसल ये हो क्यों रहा है? ये कास्ट सेंसस और कास्ट की बात अचानक क्यों आई है? दो कारण हैं। एक, मंडल 2 को जिंदा करने की कोशिश है, जो कि मेरा मानना है कि कभी नहीं हो सकता। मंडल जिसने लागू किया उसका राजनीति से सफाया हो गया। वीपी सिंह और जनता दल दोनों, आप समझिए, उसके बेनिफिशियरी दूसरे लोग हुए, और वो लाया गया था भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, उसकी बढ़त को रोकने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल में मंडल को समाहित कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी समाज के, गैर यादव ओबीसी समाज के जितने लोग हैं, जितनी संख्या में, जितनी प्रतिशत में, उतना किसी पार्टी के साथ नहीं है। यहाँ तक कि जो अपने को ओबीसी पार्टियाँ कहती हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर आरजेडी हो, या सिद्धरामैया का अपना जो राजनीतिक आधार है, उन सब को देख लें तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साढ़े 9 सालों में पूरी तस्वीर को बदल चुकी है। जो लोग कास्ट सेंसस के जरिए फिर से उसको रिवाइव करना चाहते हैं, मंडल की राजनीति को, वो भूल जाते हैं कि इसका फ़ायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा। अब आप कहेंगे क्यों बीजेपी को मिलेगा? मंडल की राजनीति जिन लोगों ने की, जिन्होंने आंदोलन चलाया, उनको मिलना चाहिए। इसलिए मिलेगा कि जैसे ही कास्ट सेंसस में संख्या आएगी,
पहली बात तो ये जो मंडल कमीशन ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग की आबादी जो है कुल आबादी का 54% है, ये गलत साबित हो जाएगा। इससे कम निकलेगा, ये मानकर चलिए। और ये मैं बात कर रहा हूँ इस आधार पर कि अभी सेंसस में किसकी किसकी गणना होती है। अभी जनगणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनकी गणना होती है। बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, इस समाज के कितने लोग हैं, इनकी गणना होती है। मुसलमान कितने हैं, इनकी गणना होती है। सिर्फ पिछड़ा वर्ग और सवर्णों की गणना नहीं होती। तो एक बार अगर पिछड़ा वर्ग की गणना सामने आ जाएगी तो मालूम हो जाएगा कि सवर्णों की संख्या कितनी है। और ये जो मैंने बताया सेंसस में जिनकी गणना होती है, उसमें अगर 54% ओबीसी जोड़ दें तो ये बनता है करीब 96-97%। इसका मतलब इस देश में जो सवर्ण हैं वो सिर्फ 3% हैं। ये कौन मानेगा? तो जो कम होना है, जो पहले से गिना जा रहा है, उसमें तो कुछ कम होने वाला नहीं है। जो नहीं गिना गया है और अब गिना जाएगा, उसी में से कम होना है। तो पिछड़ा वर्ग की संख्या कम होगी। फिर आएगा कि जो पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर वाली जातियां हैं, यानी पिछड़ा वर्ग में भी जो अगड़ा है, उनकी संख्या कितनी है। उनकी संख्या जितना अभी बताई जाती है उससे कम निकला, तब क्या होगा? क्या वो लोग इसको मानने को तैयार होंगे, इस रिपोर्ट को? ये सारे सवाल हैं। ये एक तरह से बड़ा ही विस्फोटक विषय है जिससे खेल रहे हैं भाजपा विरोधी दलों के कुछ नेता। और इसका नुकसान मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि उन्हीं को होने वाला है। और अगर यकीन न हो तो आप कर्नाटक का उदाहरण देख लीजिए। सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। केवल कास्ट सेंसस का मामला नहीं है, इसके अलावा सीएम और डिप्टी सीएम के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। 5 जो वादे किए थे चुनाव के समय, जो फ्रीबीज का अनाउंसमेंट किया था, जिसको वेलफेयर स्कीम कह रहे हैं, उसको लागू करने के लिए सालाना 65,000 करोड़ की ज़रूरत है। ये उन्हीं के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये पैसा अलग करने के बाद हमारे पास डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है, इसलिए विधायक मेरे पास ना आए अपने इलाके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अब सारे विधायकों का दबाव है मुख्यमंत्री पर कि हमारे क्षेत्र के लिए पैसा रिलीज़ कराइए। मुख्यमंत्री के पास इस समस्या का कोई हल नहीं। वो कह रहे हैं कि इंतज़ार करो। कब तक? फिर वही लोकसभा चुनाव तक। लोकसभा चुनाव तक चुप रहो, उसके बाद फिर देखेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। अब लोकसभा चुनाव के बाद पैसे तो कहीं से आ नहीं जाएंगे। तो अब 2 ही तरीके हैं, या तो आपने ये जो फ्रीबीज की घोषणा की है इनमें कटौती करेंगे, या जाहिर है कि डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें कटौती करेंगे। उसके अलावा कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। तो आप समझिए कि इस तरह के वायदे कर देना बड़ा आसान होता है, और वो तब तक अच्छा लगता है जब तक आप सत्ता में नहीं आते। जैसे ही सत्ता में आते हैं फिर आपको आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। लक्ष्मी अन्न योजना थी, उसके लिए कह दिया कि 10 किलो चावल फ्री देंगे। अब आप देखिए कैसे भरमाया जाता है वोटर को। 10 किलो चावल फ्री नहीं देना था, उनको देना था सिर्फ 5 किलो। 5 किलो अभी केंद्र सरकार देती है, उसमें उसको जोड़ लिया और 10 किलो बताया। अब 5 किलो चावल के लिए एफसीआई के पास गए, एफसीआई ने मना कर दिया। सरकार ने कहा कि किसी राज्य सरकार को चावल एफसीआई नहीं बेचेगी। हम चावल का जो बफर स्टॉक है वो मार्केट में रिलीज़ करेंगे ताकि उसके दाम न बढ़ने पाए, महंगाई न बढ़ने पाए। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हम उस स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी फ्रीबीज के लिए नहीं है। तो आखिर में बीच का रास्ता निकाला कि उस कैश ट्रांसफ़र किया जाए कि 5 किलो चावल का जितना दाम है उतना जो है लोगों के खाते में। अब उसमें फिर कैटेगरी बनने लगी, उसमें असंतोष और विरोध हो रहा है। और आपको मुद्दा याद होगा चुनाव का, 2023 के विधानसभा चुनाव का, 40% सरकार आ, खूब नारा लगा, खूब असर हुआ, खूब प्रचार हुआ। हर जगह ये बात चल गई कि ये सरकार जो बसवराज बम्बई की सरकार है वो 40% कमीशन लेती है ठेकों में। अब वो सरकार तो चली गई। बसवराज बम्बई अब कह रहे हैं कि हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे कि हम जो 40% कमीशन लेते थे अब तो वो चला गया, तो जितने ठेके उठ रहे हैं वो 40% कम पर उठने चाहिए। सरकार बताए कि हमारे समय में कितने पर ठेके जाते थे, किस तरह के काम के लिए। मान लीजिए 10
10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर सड़क बननी है, उसके लिए अगर 40% कमीशन लेकर इतने पर काम देते थे, तो अब तो उससे कम पर 40% कम पर काम होना चाहिए, क्योंकि आप तो कमीशन ले नहीं रहे हैं। उधर ठेकेदारों की जो एसोसिएशन है वो कह रही कि अब तो 55% मांगा जा रहा है। तो ये चुनाव के समय के जो वादे होते हैं और जो मुद्दे बनाए जाते हैं, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक आप सत्ता में नहीं आते, अगर आपको लगे कि सत्ता में आना ही नहीं है तो कुछ भी वादा कर दीजिए, कोई भी आरोप लगा दीजिए, लेकिन सत्ता में आ गए तो फिर वही वादे और वही आरोप आप पर भारी पड़ने लगते हैं। तो कास्ट सेंसस, फ्रीबीज और उसके बाद ये 40% कमीशन का मामला, ये तीनों मिलाकर कर्नाटक में सिद्धरामैया की सरकार को बहुत घोर संकट में डाल चुके हैं। आप मानकर चलिए कि ये तूफान से पहले वाली शांति है कर्नाटक में, वहाँ कभी भी राजनीतिक विस्फोट हो सकता है, तो उसका इंतज़ार कीजिए। वो समय कभी भी आ सकता है, लोकसभा चुनाव से पहले भी आ सकता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।